कोई बलियां देवरिया, कोई आजमगढ़ से आया है। हजारों गांव सपने के देखो शहर में आया है। बाबूजी चिंता ना करिहा, कोई ये कह कर आया है। कई बेटियों का हौसला भी बाप से लड़ कर आया है। कई गांवों का गुलमोहर साख से झड़ के आया है। जम के पढ़ना अड़ के लड़ना, तुमसे ये मौका ना छूटे। यूपी के नौजवान साथियों, तुमसे ये मौका ना छूटे। आप सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शिवा आप सभी लोगों के आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय शिवा में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में मैं आप सभी लोगों के बीच में यूपी SSSC PET का प्रीवियस ईयर पेपर, वो भी गणित विषय के प्रश्नों को मैं डिस्कस करने वाला हूं। 28 अक्टूबर 2023 को जो सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, उसमें जो प्रारंभिक अंक गणित से प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों को मैं आज की क्लास में आपके बीच में डिस्कस करूंगा। और उन सभी प्रश्नों को मैं सिखाऊंगा कि आप उस तरह के प्रश्नों को कैसे बहुत ही कम से कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। जैसे यही प्रश्न आप सभी लोगों के सामने है, आप प्रश्न को देख पा रहे होंगे। यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। कि सबका अंश 1 दिया हुआ है, किसी का हर, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हर एक संख्या का 6 दिया हुआ है, ठीक है। यानी अगर इस भिन्न की हम बात करें, 1/6 की बात करें, तो 1/6 को हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। आप सोचेंगे ये हम कैसे लिख दिए। 1/6 को हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। देखिए 1/2 माइनस 1/3 का क्या होगा, मतलब कि 3 दूना के 6 हो जाएगा, और 3 एकम 3 और 2 एकम 2 हो जाएगा, यानी 1/6 आ जाएगा। यानी 1/6 के हम रूप को चेंज करके अगर इस तरह भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। 1/6 के स्थान पर हम अगर 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं। आप सोचेंगे हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं। अगर इस तरह का एडवांस अप्रोच अगर हम नहीं लेंगे तो इस तरह के प्रश्न में जाहिर सी बात है कि इस तरह के प्रश्न को हल करने में हम बहुत समय खर्च करेंगे, ठीक है। आइए, जैसे देखिए 1/6 को हम ये लिख सकते हैं। जैसे 1/12 है, तो 1/12 को हम क्या लिख सकते हैं। आप सोचेंगे कि हम कैसे लिख दिए हैं 1/2 माइनस 1/3। तो मैं ये बता रहा हूँ कि आप कैसे लिख देंगे। देखिए अंश में क्या लिखा हुआ है, तो अंश में 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको हर में जो संख्या लिखा हुआ है ना, तो हर में जो संख्या लिखा हुआ है, आप कोई ऐसी 2 संख्या सोचिए कि अगर उनका गुणा कर दिया जाए तो वह इस संख्या के बराबर हो जाए, और अगर उनका डिफरेंस ले लिया जाए, उनका अंतर कर लिया जाए, तो वह 1 यानी इस अंश के बराबर हो जाए। जैसे यहाँ पर 12 है, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 गुणे 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 3 और 4 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/3 और माइनस 1/4। अगर आप बस यह समझ पा रहे हैं कि कैसे हम 1/12 को 1/3 माइनस 1/4 लिख रहे हैं, यही बस इस प्रश्न का मेन कॉन्सेप्ट है। इस प्रश्न को लगाने का मेन कॉन्सेप्ट बस यही है। बस इतना आप समझ जाएंगे ना, तो अभी देखिए इस प्रश्न को मैं सॉल्व करूंगा, कितना तेजी से सॉल्व होगा। जैसे यह बहुत कैलकुलेटिव प्रश्न है, एलसीएम लेंगे, लगाने लगेंगे तो बहुत हमारा समय खर्च होगा ना। लेकिन हमें समय थोड़े खर्च करना है परीक्षा में, हमें तो अपना समय बचाना है। और समय बचाने के लिए हमें करना क्या होगा, इसी एडवांस अप्रोच का प्रयोग करना होगा। देखिए
जैसे यहाँ पर 1/9 लिखा हुआ है, तो 1/9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1/9 को अगर हम गुणा के रूप में तोड़ें तो हम सोचेंगे तो कोई ऐसी संख्या ही नहीं मिलेगी जिनके बीच में डिफरेंस 1 भी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर जिस संख्या को हम दो संख्या के गुणा के रूप में नहीं तोड़ पा रहे हैं, जिनका डिफरेंस 1 हो, तो उसको वैसे ही रहने दीजिए। ठीक है, तो 1/9 को नहीं तोड़ सकते हैं, तो 1/9 को हम 1/9 रहने दे रहे हैं। ठीक है, आगे क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो हम यहाँ प्लस का चिन्ह लगा दे रहे हैं। 1/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद से यहाँ क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह यहाँ पर लगा दे रहे हैं। 1/12 को क्या लिख सकते हैं, 1/3 माइनस 1/4। ठीक है, उसके बाद से यहाँ कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह लगा दे रहे हैं। 1/20 को क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/5, यानी 1/20 के आगे प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह यहाँ पर लगा दे रहे हैं। 1/30 को हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 1/5 और माइनस 1/6 लिख सकते हैं। ठीक है, आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं। 1/42 को क्या लिख सकते हैं, 6 सत्ते 42, यानी 1/6 माइनस 1/7। ठीक है, उसके बाद से आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं। 56 को क्या लिख सकते हैं, 1/7 माइनस 1/8 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं। उसके बाद से क्या हो जाएगा, 1/8 माइनस 1/9। ठीक है, या तो यहाँ से वहाँ तक ट्रेन के तरह बन गया। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा। आप अगर यहाँ ध्यान देंगे तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 1/3 लिखा हुआ है, यह प्लस 1/3 से कट जाएगा, माइनस 1/3 और प्लस 1/3 कट जाएगा आपस में, माइनस 1/4 प्लस 1/4 से कट जाएगा, माइनस 1/5 प्लस 1/5 से कट जाएगा, माइनस 1/6 प्लस 1/6 से कट जाएगा, माइनस 1/7 प्लस 1/7 से कट जाएगा। उसी प्रकार से हमारा यह माइनस 1/8 प्लस 1/8 से कट जाएगा। बचेगा क्या, तो आप देख पा रहे हैं 1/9 प्लस 1/2 माइनस 1/9, यही बचा हुआ है। अब आप देख पा रहे हैं कि यह 1/9 यानी प्लस 1/9 है और यह माइनस 1/9 है, ये भी कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 1/2। और कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, आप समझ पाए होंगे। इसमें देखिए एडवांस अप्रोच नहीं लगाएंगे ना तो बहुत समय कंज्यूम होगा, और यूपी SSSC PET की परीक्षा में समय बचाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप गणित के प्रश्न में आसान से आसान प्रश्न में अगर आपको एडवांस अप्रोच नहीं आएगा ना तो आप लगेंगे गुणा करने देर तक, लगेंगे भाग देने देर तक, और उसमें एक प्रश्न कई प्रश्नों का समय खा जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न अब हम लोग दिखाते हैं आपको। अगला प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर सामने आपके दिया हुआ है और इस प्रश्न को पूछा हुआ है कि इसमें यक्स के किस मान के लिए कथन यक्स अपान 21 और यक्स अपान 189 बराबर 1 सही है। यानी यहाँ पर यक्स का मान पूछ रहा है कि इस इक्वेशन में यक्स का मान कितना रख दिया जाए कि LHS और RHS बराबर हो जाए। ठीक है, अब इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तेजी से। यक्स के लिए क्या करेंगे, यक्स का यक्स में अगर हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आप देख पा रहे होंगे x² हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर दोनों का गुणा है तो 21 गुणे 189 इसको लिख सकते हैं, और बराबर यह किसके है, 1 के बराबर है। अब क्या करेंगे, देखिए x² इधर यह बटे में भाग है, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। जब 1 में गुणा होगा तो कितना होगा, ये संख्या स्वयं आ जाएगी, यानी 21 गुणे 189, यही है ना। उसके बाद से हम देखेंगे तो x का मान कैसे निकालेंगे, तो x का मान x बराबर होगा क्या, जब स्क्वायर उधर जाएगा तो यह रूट में हो जाएगा, यह 21 × 189। ठीक है, अब सॉल्व कर देते हैं इसको। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए अगर हम क्या किए होते, अगर हम यहाँ पर गुणा कर देंगे
तो गुणा करेंगे तो गुणा करने में भी समय लगेगा। हम गुणा न करके इसको पक्षांतर करके अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब डायरेक्ट हम वर्गमूल निकालेंगे। देखिए कैसे, 21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 21 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 7, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। यह क्या है, 189 है। 189 को अगर हम तोड़ेंगे, अगर 189 को दो संख्या के गुणा के रूप में तोड़ना है, आपको दिखाई दे रहा है कि यह संख्या 3 से कट सकती है। तो जब 3 से कट सकती है, 3 से कितनी बार में कटेगा, 3 छक्का 18 और 3 तिलिक 9, यानी 63 गुणे 3 इसको अगर हम लिखेंगे, 63 गुणे 3 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और 63 को आप क्या लिख सकते हैं, 63 को आप लिख सकते हैं 9 गुणे 7 लिख सकते हैं। 63 को 9 गुणे 7 लिख सकते हैं। और 9 गुणे 7 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 7 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो 63 है, 63 के स्थान पर 3 गुणे 7 हम लिख दे रहे हैं। 63 के स्थान पर क्या लिख दिया जाए, 3 गुणे 7 लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। यानी 63 के स्थान पर 3 गुणे 7 गुणे 3 हो गया। अब देखिए वर्गमूल निकालना कितना आसान है। देखिए यहाँ पर 1 3 है और यहाँ पर 1 3 है, ठीक है। यानी 2 3 मिल गया तो उसको बाहर कर लेंगे। वर्गमूल में यही होता है ना कि जब दो संख्या अगर कर्णी के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर दो संख्या गुणा के रूप में लिखी है, बराबर संख्याएं, तो उनको हम बाहर कर लेंगे। तो देखिए 3 गुणे 3, 3 को बाहर कर लेंगे। यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ठीक है, वहाँ स्थान नहीं है तो 3 को बाहर कर लेंगे, ठीक है। आगे गुणा का निशान लगा दे रहे हैं। देखिए 7 यहाँ पर एक बार है और यहाँ पर एक बार है, तो 7 को भी बाहर कर लेंगे, एक बार बाहर कर लिए। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर फिर 3 से जोड़ा बन गया इसका, यानी एक बार 3 बाहर कर लेंगे। तो कितना हो गया, 3 तिलिक 9, 9 सत्ते 63 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 63। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन सी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। यानी 63 इसका आंसर आ गया। कुछ किए नहीं हैं, बस यही किए हैं कि देखिए इन दोनों का अगर हम गुणा कर दिए होते तो कोई लेंदी संख्या मिल जाती, फिर उसका वर्गमूल निकालते। मैं बताने के लिए धीरे धीरे सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप इस चीज़ को प्रैक्टिस में उतारेंगे तो आप इस क्रिया को बहुत ही तेज़ी से करेंगे। हो सकता है कि कई स्टेप आप खा जाएंगे। कई स्टेप खाने का मतलब कि आप मन में ही कर सकते हैं कि यहाँ पर x² हो जाएगा, इन दोनों का गुणा होगा तो ये पक्षांतर उधर चला जाएगा। तो हो सकता है कि इस वाले स्टेप को आप खा जाएंगे, डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच जाएंगे। हो सकता है कि आप इस स्टेप को भी खा जाएंगे और आप डायरेक्ट यहाँ पहुँच सकते हैं, x बराबर √21 गुणे 189 लिख के, और आप तुरंत उसका वर्गमूल निकाल के अपने आंसर पर चले जाएंगे। पीईटी की परीक्षा में मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको करना क्या है, आपको गणित के प्रश्न में फंसना नहीं है। गणित के प्रश्न को तेज़ी से सॉल्व करके अन्य प्रश्न के लिए आपको अपना समय बचाना होता है, ठीक है। और यह जितना प्रश्न मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, यह परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न अक्सर आ सकता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे या कोई प्रैक्टिस सेट उठा के देखेंगे तो उसमें इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न में दम नहीं होता है, उसके कैलकुलेशन में दम होता है। पीईटी की परीक्षा का यही खासियत है कि पीईटी की परीक्षा में मैथ का प्रश्न हो, ग्राफ का प्रश्न हो, प्रश्न में कोई दम नहीं होता है। दम कहाँ होता है, उसके कैलकुलेशन में। बहुत ही कैलकुलेटिव टाइप का प्रश्न आता है और उस कैलकुलेटिव टाइप प्रश्न में हमें फंसना नहीं है। अगर हम फंस जाएंगे तो सवाल को बहुत देर तक लगाएंगे। हमें एडवांस अप्रोच लेकर उस प्रश्न को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। देखने ही में ही यह प्रश्न लग रहा है कि अगर किसी को थोड़ा सा भी कैलकुलेशन पसंद नहीं होगा तो उसको लगेगा कि अरे यार ये क्या पूछ लिया है, इतना बड़ा प्रश्न कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, आप देख पा रहे हैं इसको हम लोग कैसे लगा सकते हैं। देखिए आपको मैं बता रहा हूँ कैसे हम लोग तेज़ी से लगा सकते हैं। यह क्या लिखा हुआ है, 81 के पावर -1, तो -1 है। अगर 1 बटे में लिख देंगे तो वह पावर हट जाएगी, मतलब 1 बटा में वह 81 हो जाएगा, ठीक है। बीच में गुणे का निशान है, रहने दे रहे हैं। 1 बटा में 3 के पावर -5 है, यानी 1 बटा में 3 के पावर -5 है। इस पावर को हमें अगर धनात्मक बनाना है तो 1 बटे में हम लिख देंगे 3 के पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। 3 के पावर 9 है तो इसको हम रहने दे रहे हैं, ठीक है। फिर गुणा का निशान लगा दे रहे हैं। अब 64 के पावर 5 बटा में 6 लिखा हुआ है। देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं,
आप ध्यान देंगे तो लिखा है 64 के पावर 5/6, ठीक है। 64 को अगर हम पावर के रूप में लिखेंगे तो 64 को भी कई संख्याओं के पावर के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अगर 2 के गुणा के रूप में तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, 32 दूना के 64। आप देखिए 3 संख्या इधर, 3 संख्या यानी 2 के पावर 6 लिख सकते हैं। 64 को क्या लिखा जा सकता है, तो 64 को 2 के पावर 6 लिखा जा सकता है। और पूरे के पावर कितना है, 5/6 है, ठीक है। पावर का पावर में आपस में गुणा हो जाएगा तो 2 के पावर 6 था ही, और 5/6 से जब गुणा हो जाएगा तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या, 2 के पावर 5, और 2 के पावर 5 का मान अगर आप निकालेंगे तो 32 होता है, ठीक है ना। 2 के पावर 5 का मान कितना होता है, 32 होता है, ठीक है। रुकिए, इसको अब हम 2 के पावर 5 का मान 32 होता है तो 2 के पावर 5 इसको लिख दे रहे हैं, यहाँ पर 2 के पावर हम 5 लिख दे रहे हैं सीधे सीधे, ठीक है। आपको सॉल्व करके बता दिए हैं कि कैसे यह 2 के पावर 5 होगा। इसको अब सीधे सीधे हम 2 के पावर 5 लिख दिए हैं, ठीक है। आगे गुणा का निशान है, गुणा का निशान लगा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है 3√6 के पावर 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रश्न में थोड़ा सा कुछ गलती लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर 6 नहीं होना चाहिए, 6 होने पर आंसर दूसरा आने लगेगा, 6 ना होके यहाँ पर 3 होगा, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न में 3 होगा। और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे देखिए 64 के पावर 5/6 को हम सॉल्व किए हैं तो उसको क्या लिखे हैं, 2 के पावर 5 लिखे हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3√3 के पावर 6 लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर 6 ना होके गलती से यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर 3 रहेगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पर 6 रहेगा तो आंसर दूसरा आने लगेगा। चलिए आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो √3 लिखा हुआ है अगर इसको हम लिखेंगे भिन्न के रूप में, पावर के रूप में लिखेंगे तो होगा 3 के पावर 1/3, और पूरे के पावर पहले से ही 6 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 3 और जब पावर का आपस में गुणा होगा तो 1/3 गुणे 6, 3 से जब गुणा करेंगे कितनी बार भाग जाएगी, 2 बार, यानी 3 के पावर 2 आ गया, ठीक है ना। यानी यहाँ पर इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 3⁻² लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर देखें तो इसमें एडवांस अप्रोच क्या लगाना था कि इस तरह का प्रश्न दिखेगा तो आप पहले ध्यान दीजिएगा। देखिए हम तो यहाँ पर बताने के लिए ऐसे लिख दिए हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से यहाँ तक प्रश्न में ध्यान देंगे तो इस प्रश्न में इसका देने का कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा भी आप एडवांस अप्रोच का प्रयोग करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि इसके देने का कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि देखिए अगर हम इसको भी 3 के पावर के रूप में लिखें तो 1/, यह कितना हो जाएगा, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, यानी 3 के पावर हम 4 लिखेंगे, ठीक है। गुणे यहाँ 1/3 के पावर 5 दिया ही है, और यह कितना है, 3⁹ दिया हुआ है। यह कितना हो जाएगा, 2 के पावर 5 का जब गुणा करेंगे तो 2 का जब आपस में 5 बार गुणा करेंगे, अभी गुणा किए थे, कितना आएगा, 32 आएगा। 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32 होगा, ठीक है। इसका मान कितना हो जाएगा, 3 3 के यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर बेस सेम है तो पावर को हम आपस में ऐड कर देंगे तो यह क्या होगा, आप समझ ही पा रहे होंगे, यह दोनों इसको काट देगा, ठीक है ना। यानी जो यहाँ पर 3⁴ है और 3⁵ है, यह जब आपस में ऐड होगा, पावर ऐड होता है जब बेस सेम होता है तो जब पावर ऐड होगा तो 3⁹ खुद हो जाएगा, यह कट जाएगा, बचेगा इतना ही। अब इसका हम क्या कर दे रहे हैं, गुणा कर दे रहे हैं। गुणा करेंगे कितना आएगा, 9 दूना आपका 18 हो गया, हासिल 1 हो गया, 9 3 27, 27 1 28 हो गया, ठीक है ना। यानी आंसर कितना आ गया, आंसर 288 आ गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप समझ पाए होंगे इस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व किए हैं। यह क्या लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक गुणा में एक संख्या दिया हुआ है और फिर यहाँ पर बटे का निशान लगाया हुआ और फिर यहाँ से यहाँ तक संख्या दिया हुआ है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखा क्या हुआ है, 0.0203, ठीक, फिर गुणा का निशान लगाया हुआ है और 0.7 लिखा हुआ है, ठीक है, ब्रैकेट बंद किया हुआ है। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, आप क्या करेंगे कि आप दशमलव को हटाने का प्रयास करेंगे, और हटाएंगे कैसे,
लगेंगे आप 100 से गुणा करने, 1000 से गुणा करने, तमाम संख्याओं से गुणा करने लगेंगे। इस प्रश्न में गुणा करेंगे तो और लेंदी फंसेंगे आप। गुणा करना ही नहीं है, आपको इस प्रश्न में एडवांस अप्रोच लगाना है। और वह एडवांस अप्रोच क्या है देखिए, आपको करना क्या है कि अगर आप ध्यान देंगे, अगर हम यहाँ ऊपर ही प्रश्न में ही ध्यान दें, तो प्रश्न में अगर हम ध्यान देंगे तो देखिए जो यहाँ पर पहले अंश में जो संख्या आ रही है, यहाँ से यहाँ तक जो संख्या अंश में आ रही है, अगर हम ध्यान देंगे तो दशमलव के बाद यहाँ पर कितना अंक है, तो 1 2 3 4, यानी यहाँ पर दशमलव के बाद 4 अंक आया हुआ है। और यहाँ पर दशमलव के बाद कितना अंक आया हुआ है, 1 और 2, यानी टोटल यहाँ पर दशमलव के बाद 6 अंक आए हुए हैं। 4 अंक इसमें और 2 अंक इसमें। अगर इसमें हम ध्यान देंगे तो दशमलव के बाद यहाँ पर देखिए हर में, यहाँ से यहाँ तक हर में संख्या लिखी हुई है। अगर इसको हम ध्यान देंगे तो दशमलव के बाद कितना अंक, यहाँ पर कितना अंक, 4 अंक। फिर यहाँ पर कितना अंक, दशमलव के बाद 1 अंक। फिर यहाँ पर दशमलव के बाद कितना अंक, 1 अंक। यानी टोटल यहाँ पर भी कितना अंक हो रहा है, 6 अंक हो जा रहा है। और यहाँ पर भी टोटल कितना अंक हो रहा है, 6 अंक हो जा रहा है। यानी जिस संख्या में भाग देना है उसमें भी दशमलव के बाद जितना अंक आ रहा है, जिस संख्या से भाग देना है उसमें भी दशमलव के बाद उतना ही अंक आ रहा है, तब तो दशमलव ऑटोमेटिक हट ही जाएगा। आप समझ ही पा रहे हैं कि यानी दशमलव अंश से हटाने के लिए और हर से हटाने के लिए हमें सेम संख्या से गुणा करना पड़ेगा। तो हम गुणा करके क्यों दिखाएंगे, हमें कॉपी थोड़े चेक कराना है, हमें तो अपने प्रश्न को जल्दी से लगाना है। तो हम क्या करेंगे कि हम दशमलव को भूल जाएंगे कि इस प्रश्न में कहीं दशमलव भी आया हुआ है, और तुरंत तेजी से कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो यानी चलिए हम कुछ देर के लिए दशमलव को भूल जा रहे हैं। चलिए ठीक है, यानी अब आप समझ गए एडवांस अप्रोच इसमें क्या हम लगाए हैं कि दशमलव तो हट गया। यानी दशमलव को जब हम यहाँ से काउंट कर लिए हैं, दशमलव के बाद यहाँ पर 4 अंक था, यहाँ पर 2 अंक था, यानी दशमलव के बाद टोटल 6 अंक हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर अगर ध्यान दें नीचे भी, ये बटे का मतलब नीचे यानी हर में, तो यहाँ पर 4 अंक और यहाँ पर 1 अंक और 1 अंक यहाँ पर, यानी टोटल 6 अंक यहाँ भी हो जाएगा। तो दशमलव तो इस प्रश्न से गायब हो गया। अब जब दशमलव गायब हो गया तो आधा टेंशन तो इसी तरह खत्म हो गया। अब क्या करेंगे कि अब सवाल को लगा लेंगे। जब दशमलव हट गया तो अब क्या हो गया, यह संख्या क्या बन गई, संख्या बन गया 203 गुणे 292, और बटे में कितना हो जाएगा, तो यह आपका 73 हो गया। ठीक है, और 73 गुणे कितना हो जाएगा, 145 गुणे 7 हो जाएगा। ठीक है, काट के देख लीजिए। हम देख रहे हैं 3 के पहाड़े में लास्ट में 2 आता है। ठीक है, तो यानी हो सकता है कि 73 से संख्या कट जाए। 73 एकम 73 कितनी बार में, 3 के पहाड़े में कब 2 आता है लास्ट में, तो 3 चौक के 12, यानी हो सकता है कि 4 बार भाग, ये 4 बार में ये कट सकती है संख्या। तो 4 बार में अगर हम काटना चाहें तो 4 से गुणा करके देख लेते हैं। 4 3 12 हो जाएगा, 4 7 28 29, यानी 4 से कट रहा है। ठीक है, सॉरी 4 बार में कट रहा है। ठीक है, यह 73 तो 1 हो गया। अब ये 2 संख्या बच रही है, इन 2 संख्याओं में देख लेते हैं कोई संख्या किसी से कटने लायक है। 7 से चेक कर लेते हैं, 7 एकम 7, यहाँ पर चेक करेंगे कितनी बार भाग जाएगी, 7 दूना के 14 हो गया हमारा। और कितना बचेगा, 6 बचेगा, 63 हो जाएगा, 7 9 63, ये भी कट गया। ठीक है ना, यहाँ पर कितना आ गया, 29 आ गया। अब 29 से हम चेक कर लेते हैं कि 29 से यह 145 कट सकता है कि नहीं कट सकता है। तो देखिए 29 से 145 को हमें काटना है। लास्ट में 29 में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। 9 के पहाड़े में हमें लास्ट में 5 लाना है ना, तो कितनी बार पहाड़ा पढ़ सकते हैं, तो 9 5 45, यानी हो सकता है कि 29 का पहाड़ा 5 बार पढ़ें तो 145 हो सकता है, होता भी है। अगर जिनको पहाड़ा याद होगा 29 का तो उन्हें पता भी होगा। तो यानी 29 गुणे 5 कितना होता है, 5 9 45 हो गया, 4 हो गया, 5 9 10 4 14, यानी 29 से कट जाएगा। 29 से कम 29, और ये कितनी बार में, 5 बार में कट गया। ठीक है, क्या बचा, ऊपर 4 बच गया, नीचे 5 बच गया। भाग दे दीजिए, भाग नहीं जाएगा, भाग सबसे पहले 0 बार ले जाएंगे, 4 उतरेगा, भाग नहीं जाएगी, दशमलव बढ़ाएंगे, 40 हो जाएगा। और 5 से भाग देंगे तो 5 बटे 40। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न में हम किस तरह का एडवांस अप्रोच लिए हैं आपको पता चल गया। देखिए दशमलव का प्रश्न अगर पीईटी की परीक्षा में पूछ रहा है तो आप दशमलव के बाद अंकों को गिन लीजिए। ऐसा
बार बार प्रश्न पूछा गया है कि अंकों की संख्या बराबर दिया गया है, तो जब अंकों की संख्या बराबर है तो आपको अब दशमलव को लेकर चलना ही क्यों है। दशमलव हम हटा दिए, और जब दशमलव हटा दिए तो यह प्रश्न हमारा इजी हो गया, बस जल्दी जल्दी काटना है। जितना तेजी से आप काट सकते हैं प्रश्न का आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है कि गीता की राय में उसका वजन 55 किलोग्राम से अधिक और 62 किलोग्राम से कम है। ठीक है, गीता की राय में उसका वजन 55 किलोग्राम से अधिक है लेकिन 62 किलोग्राम से कम है। आगे प्रश्न में दिया हुआ है कि गीता की माँ गीता से सहमत नहीं है और वह सोचती है कि गीता का वजन 50 किलोग्राम से अधिक लेकिन 60 किलोग्राम से कम है। ठीक है, इस प्रश्न में अगर हम ध्यान दें तो गीता का सोच क्या है। अगर हम गीता के बारे में देखें तो देखिए गीता क्या सोच रही है। गीता की राय क्या है कि गीता की राय में उसका वजन 55 किलोग्राम से अधिक, यानी वो कह रही है कि 55 किलोग्राम से उसका कम वजन नहीं है, यानी उसका वजन तो 55 किलोग्राम से ज़्यादा ही है। ठीक है, 55 किलोग्राम से ज़्यादा लेकिन 62 किलोग्राम से कम है। उसकी सोच है, उसकी राय है कि उसका वजन 55 किलोग्राम से ज़्यादा है और 62 किलोग्राम से कम होगा, 62 किलोग्राम के बराबर भी नहीं होगा। ठीक है ना, यानी 62 किलोग्राम से कम का मतलब कि 62 किलोग्राम से कम ही होगा और 55 से ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी जो उसका वजन है गीता की राय में वह क्या है, 55 से ज़्यादा है और 62 से कम है। ठीक है, तो 55 से ज़्यादा और 62 से कम उसका वजन क्या क्या हो सकता है, संभावित वजन क्या क्या हो सकता है। तो 56 हो सकता है, 56 किलोग्राम हो सकता है, 57 किलोग्राम हो सकता है, 58 किलोग्राम हो सकता है, 59 किलोग्राम हो सकता है और 60 किलोग्राम हो सकता है और 61 किलोग्राम हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न पढ़ते हैं। गीता की माँ गीता से सहमत नहीं है। गीता की माँ जो है वह गीता की राय से सहमत नहीं है। अब गीता की माँ की क्या राय है देखिए, यानी यह हो गई हमारी उनकी मदर हो गई। चलिए उनकी मदर का क्या राय है कि गीता की माँ क्या सोचती हैं कि गीता का वजन 50 किलोग्राम से अधिक, उनको पता है कि गीता का वजन 50 से तो अधिक है। ठीक है, लेकिन 50 किलोग्राम से अधिक है लेकिन 60 किलोग्राम से कम है। ठीक है, गीता की माँ क्या कह रही हैं कि गीता का वजन 50 से तो अधिक, वो कंफर्म कर दे रही हैं, और गीता यहाँ कंफर्म कर रही है कि मेरा 55 से ज़्यादा है। तो अगर हम यहाँ ध्यान दें तो दोनों लोगों को अगर ध्यान दें तो दोनों लोगों की बात लगभग सेम दिखाई दे रही है। वह सोच रहे हैं कि 50 से अधिक है, 50 से अधिक तो सही है। गीता भी सोच रही है कि हमारा 55 से अधिक होगा, 55 से अधिक सोच रही हैं। यानी गीता की माँ की राय में क्या है कि गीता की माँ की राय है कि गीता का वजन 50 किलोग्राम से अधिक तथा 60 किलोग्राम से कम है। ठीक है, उसके भाई का मानना है, गीता के भाई का क्या मानना है कि उनका वजन 58 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं हो सकता। उसके भाई का मानना है कि गीता का वजन 58 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं हो सकता। 58 किलोग्राम हो सकता है लेकिन 58 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं हो सकता है। उनके भाई साहब का ये मानना है, यानी उनके ब्रदर का ये मानना है कि जो गीता का वजन है वह 58 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर हम तीनों कंडीशन को ध्यान दें, अगर इन तीनों कंडीशन को अगर हम ध्यान देंगे तो आप देख पा रहे हैं कि इन तीनों कंडीशन से कौन कौन से संभावित वजन निकल रहे हैं। गीता का संभावित वजन क्या हो सकता है, अगर आप ध्यान देंगे गीता के अनुसार अगर हम लोग चलेंगे तो गीता के अनुसार उसका 55 किलोग्राम से अधिक और 62 किलोग्राम से कम है। जब 55 से अधिक है और माता जी का उनके ध्यान देंगे तो यह कह रहे हैं कि 50 से अधिक 60 से कम है। उसके भाई का अगर ध्यान दे तो उसका भाई कह रहा है कि 58 किलोग्राम है। अगर इन तीनों को हम ध्यान में रखें तो गीता के अनुसार 55 से ज़्यादा, तो 50 से ज़्यादा का कोई यहाँ मतलब ही नहीं है। जब 55 से ज़्यादा यहाँ लिखा हुआ है कि वे सभी अनुमान में सही हैं, सबका अनुमान सही है, तीनों लोगों का जब अनुमान सही है तो गीता पहले ही अनुमान लगा दिए कि 55 से ज़्यादा है तो 55 से कम होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो 55 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है,
और गीता की माँ ने अंदाज़ा लगा दिया है कि गीता का वजन 60 से ज़्यादा नहीं होगा। गीता का वजन 60 से ज़्यादा नहीं होगा। तो क्लियर है कि 55 से ज़्यादा है, तो 55 से ज़्यादा मान लीजिए कि 56 हो सकता है, 57 हो सकता है, 58 हो सकता है और 59 हो सकता है। 60 से ज़्यादा नहीं, उनकी माँ कह रही हैं, गीता की माँ के अनुसार 60 से ज़्यादा नहीं वजन है गीता का। लेकिन अगर गीता के भाई को ध्यान में रखेंगे तो गीता के भाई के अनुसार गीता का वजन 58 किलोग्राम से अधिक हो ही नहीं सकता है। इस हिसाब से जो हम लोग यहाँ पर 59 किलोग्राम लिए हैं, यह गीता का संभावित वजन नहीं हो सकता है। यानी गीता का यही 3 संभावित वजन होगा। ठीक है, अब इन 3 संभावित वजनों का हम लोग औसत निकाल लेते हैं। औसत निकालने के लिए क्या करना होगा, इन तीनों को जोड़ देंगे। तो जब जोड़ेंगे तो देखिए कैसे जोड़ सकते हैं, अगर ध्यान दें तो 50, 50, 100, 50, 150 हो जाएगा। ठीक है, और 150 के बाद से 8, 7, 15, 15, 6, 21, 150 में जब 21 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 171 हो जाएगा। 171 बटा में 1, 2, 3, 3 से भाग दे देंगे औसत निकालने के लिए। भाग दीजिए, भाग कितनी बार जाएगा, तो भाग आपका जाएगा 3 पच्चे 15। ठीक है, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 1 उतरेगा, 3 सत्ते 21। यानी क्या हो जाएगा, औसत संभावित वजनों का औसत 57 किलोग्राम हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिए ऑप्शन कौन सा सही होगा। ऑप्शन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है लग रहा है। ऑप्शन ए आपका मान लीजिए, ऑप्शन ए मतलब कोई भी इसमें से हो सकता है, इसको भी हम बना सकते हैं। 57 किलोग्राम आपका सही होगा। ठीक है ना, 55 किलोग्राम नहीं, यह 57 किलोग्राम होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको यह पूरा क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करिए। और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।